प्रिय विद्यार्थियों, हमने फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे फंजाई के अंदर सेल वॉल, कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, किससे बनी होती है। श्लेष फफूंदी के अपवाद को छोड़कर, श्लेष फफूंदी फंजाई के अपवाद को छोड़कर शेष सभी कवकों में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में 80 से 90% पॉलीसैकेराइड्स तथा शेष प्रोटीन होते हैं। 80 से 90% इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, शेष प्रोटीन्स एंड फैट उपस्थित होती है। भित्ति कंकालीय पदार्थ मुख्यतः काइटिन, अधिकतर ये इसकी कोशिका भित्ति काइटिन, सेलुलोज, सभी फंजाई के अंदर अधिकतर जो है कोशिका भित्ति काइटिन, सेलुलोज और कभी कभी ये ग्लूकोन की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है कवकों में ये काइटिन, सेलुलोज या कभी कभी ग्लूकोन के वल्यों से सज्जित तंतुओं की से बनी होती है। काइटिन इन एसिटाइल बी ग्लूकोज अमाइन का बहुलक होता है तथा सेलुलोज डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु कुछ कवकों में जैसे oomacetes की भित्ति सेलुलोज और ग्लूकोन से बनी होती है। कभी कभी काइटिन एवं सेलुलोज साथ साथ भी पाए जाते हैं। उदाहरण राइजिडियोमाइसिस। oomacetes कोशिका भित्ति जिनमें कि सेलुलोज होता है में ये हाइड्रोक्सीप्रोलिन नामक अमीनो अम्ल की उपस्थिति में एक विशिष्ट गुण दर्शाती हैं। कोशिका भित्ति के लिए संघटकों की उपस्थिति एवं उनकी वर्गीकरण में आपस में संबंध पाया जाता है। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि मुख्यतः कोशिका भित्ति जो है वह काइटिन व सेलुलोज की पाई जाती है, बननी होती है। कुछ में ग्लूकोन्स भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस, इसका केंद्रक कोशिका फंजाई के अंतर्गत केंद्रक का संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है तथा प्रत्येक कोशिका में इनकी संरचना 1, 2 या अधिक हो सकती है। कवक सूत्र में उपस्थित केंद्रक ये सम या विषम केंद्र भी हो सकते हैं। केंद्रकों की संख्या 2, 4, 6 सम केंद्रक और विषम केंद्र की 1, 3। विषम केंद्र की होमो या हेटेरोकैरियोटिक हो सकते हैं। कवक सूत्र में कोशिकाएं अगुणित केंद्रक युग्मी द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित प्रवस्था प्राय अल्पकालिक होती है। तो इसमें केंद्रक जो है सम और विषम केंद्र की जो है, केंद्रक सम केंद्र की का मतलब है कि दोनों केंद्रक जो हैं वह एक ही स्ट्रेन के होते हैं, या तो प्लस वाले होंगे या माइनस विभेद के होंगे। और विषम केंद्र की जिसके अंदर एक केंद्रक जो है प्लस वाला होता है और दूसरा केंद्रक माइनस वाला होता है, उसे हम कहते हैं विषम केंद्र की। कवक कोशिकाओं में केंद्रक का व्यवहार। विभिन्न कवकों में जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कोशिका में केंद्रों की संख्या तथा उनका आनुवंशिक संगठन भिन्न होता है। इस आधार पर कवकों को हम निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रकों की संख्या के आधार पर इनमें निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मोनोकैरियोटिक, एक केंद्र की। ऐसे कवक जिनके कोशिका में एक अकेला अगुणित कवक पाया जाता है उन्हें मोनोकैरियोटिक कहते हैं। ये कोशिकाएं जीवन चक्र की अगुणित अवस्था दर्शाती हैं, हैप्लॉइड अवस्था दर्शाती है मोनोकैरियोटिक। दूसरा डाइकैरियोटिक, द्विकेंद्रकी। डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकी कोशिका, द्विकेंद्रकी कोशिका जैसे नाम से ही क्लियर है कि इस कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। यह उच्च कवकों जैसे एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस में कवक जाल की एक विशेष अवस्था होती है। प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक रूप से भिन्न 2 अगुणित केंद्रकों का जोड़ा होता है। ये साथ साथ विभाजित होकर पुत्री केंद्रकों
के जोड़े बना सकते हैं। तीसरा है सिनकैरियोटिक सेल। सिनकैरियोटिक सेल या इसको युग्मज केंद्रक भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका में एक द्विगुणित केंद्रक होता है। जीवन चक्र में यह सत्य द्विगुणित अवस्था होती है। इसके अंदर जो केंद्रक है वो सामान्यतः द्विगुणित होता है, इसके अंदर अगुणित होता है और इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। तीसरा है समकेंद्रक की कोशिका, होमोकैरियोटिक सेल। चौथी प्रकार की होमोकैरियोटिक सेल। समकेंद्रकी का तात्पर्य है कि एक बहुकेंद्रीय कोशिका जब सभी केंद्रक आनुवंशिक प्रकार से एक समान होते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले केंद्रक या तो प्लस स्ट्रेन के होंगे सारे केंद्रक, या सारे केंद्रक माइनस स्ट्रेन के होंगे। तो सभी केंद्रक समान हैं, इसलिए इसको समकेंद्रकी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोकैरियोटिक सेल, विषम केंद्रकी। हेट्रोकैरियोटिक सेल विषम केंद्र की इस प्रकार की कोशिका में सभी केंद्रक आनुवंशिक प्रकार से भिन्न होते हैं। इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर कुछ केंद्रक प्लस स्ट्रेन एंड फ्यूज आर माइनस स्ट्रेन के होते हैं। दोनों तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, नर व मादा केंद्रक एक साथ पाए जाते हैं, जो संभवतः उत्परिवर्तन अथवा कवक सूत्रों के शाखा मिलन के कारण उत्पन्न होते हैं। लास्ट है क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप बंधन या क्लैंप कनेक्शंस। क्लैंप बंधन ये सदस्य बक्कल लाइक विशिष्ट संरचनाएं संवर्ग बेसिडियोमाइसीट्स के केंद्रक युग्मी कवक जाल में पाई जाती हैं तथा केंद्र विभाजन के दौरान बनती हैं। इसका विस्तृत विवरण संवर्ग बेसिडियोमाइसीट्स के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कवकों में जनन अभिक्रिया। ये तो हमने देखा कि इसमें किस तरह की कोशिकाएं, मोनोकैरियोटिक कोशिकाएं अगुणित होती हैं, डाइकैरियोटिक कोशिकाएं इसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, डाइकैरियोटिक एक साथ दो केंद्रक होते हैं, और सिनकैरियोटिक सेल ये डिप्लॉइड होती है, इसमें दो केंद्रक होते हैं परंतु द्विगुणित होते हैं। इसके अंदर जो केंद्रक है वह द्विगुणित है। होमोकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक है सारे एक ही प्रकार के होंगे, या तो प्लस स्ट्रेन के होंगे या माइनस स्ट्रेन के होंगे। नेक्स्ट है हेट्रोकैरियोटिक सेल, विषम केंद्र की। इसके अंदर जो दोनों प्रकार के भिन्न भिन्न केंद्रक पाए जाते हैं, कुछ केंद्रक प्लस वाले होंगे, कुछ केंद्रक माइनस वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्लैंप कनेक्शन, जो कि बेसिडियोमाइसीट्स सेल के अंतर्गत पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे जनन। जनन कायिक कवकों में जनन जो है कायिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है। कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि द्वारा नई संतति का निर्माण जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्रमशः कोशिका द्रव्यलन, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, केंद्रक ग्लैंड एवं अर्धसूत्री विभाजन एक चक्र के रूप में कवक के जीवन काल में निश्चित समय पर होता है। यह चक्र कायिक एवं अलैंगिक जनन विधियों में नहीं पाया जाता है। वह अवस्था जिसमें लैंगिक बीजाणुओं जैसे एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, परिपक्व अवस्था तथा जिसमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया या बीजाणु नहीं बनते हैं, वह अवस्था अपरिपक्व अवस्था कहलाती है। तो अपन जो है कायिक जनन देखेंगे। सबसे पहले
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन जो है कई प्रकार से होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, जब इस विधि के अंतर्गत कवक सुकाए छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियों में एक नए सुकाए में वृद्धि करता है। तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके कवक सूत्र के, और प्रत्येक कवक सूत्र जो है अनुकूल परिस्थितियों में वापस से नए कवक सूत्र का निर्माण करता है। दूसरे प्रकार के हैं आर्थ्रोस्पोर। आर्थ्रोस्पोर्स या आर्थ्रोबीजाणु। कुछ कवकों में अविशिष्ट कायिक कवक सूत्र में बार बार पट बन जाने से यह कई खंडों में बदल जाता है, जिन्हें हम आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया कहते हैं। यह पट द्विपटीय होता है, अतः बीजाणु आसानी से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से या श्रृंखलाबद्ध होते हैं। उदाहरण जियोट्राइकम या ट्राइकोस्पोरा। इसके अंदर ओइडियो या आर्थ्रोबीजाणु इस प्रकार से बनते हैं। ये इस तरह से इसके अंदर आर्थ्रोबीजाणु का निर्माण होता है। ये सेपरेट होकर जो है आर्थ्रोबीजाणु के रूप में कार्य करते हैं। अब तीसरे प्रकार के अलैंगिक जनन है क्लेमाइडोस्पोर्स। तीसरे प्रकार के इकाई जनन जो है क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स कई कवक के पुराने संवर्धनों में विपरीत परिस्थितियों में अथवा भोजन की कमी के कारण कोशिकाओं की गोल होकर मोटी भित्ति वाले प्रतिरोधी अंतर्वेशी बीजाणु बनाती हैं, जिन्हें हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। उदाहरण म्यूकर, फ्यूजेरियम आदि। किस तरह से क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं? ये आपकी क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण इस प्रकार से होता है। चौथे प्रकार के बीजाणु बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। चौथे प्रकार का कायिक जनन जो है वह बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन द्विविभाजन सरल एक कोशिकीय कवकों जैसे ईस्ट में सामान्यतः इस विधि में प्रजनन होता है। कवक कोशिका अनुप्रस्थ संकीर्णन एवं भित्ति निर्माण द्वारा दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका अलग होकर एक नया सुकाय बनाती है। नेक्स्ट बडिंग या मुकुलन। मुकुलन मात्र कोशिका से एक छोटी वृद्धि निकलती है जो आकार में बढ़ती जाती है। मात्र कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों का निर्माण करता है। इनमें से एक इस अतिवृद्धि में कोशिकांगों के साथ गमन करता है। तत्पश्चात भित्ति पदार्थों की परत बन जाने से अतिवृद्धि का अपनी मात्र कोशिका से संबंध विच्छेद हो जाता है। अंततः यह अतिवृद्धि बढ़ मात्र कोशिका से अलग हो जाती है तथा नए पादप काय में विकसित हो जाती है। कभी कभी मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है, जिसे आभासी कवकजाल या अंकुर कवकजाल भी कहते हैं। इस तरह से बडिंग होती है।
इस तरह से ईस्ट सेल के अंदर या साइक्लोमाइसिस के अंदर बर्डिंग के द्वारा जो है मुकुलन होता है। मुकुलन एस्कोबिजानो-बेसिडोमाइसीट्स में भी पाया जाता है। कायिक जनन गैमी म्यूकर में स्क्लेरोशियम क्लेविसेप और पॉलीपोरस द्वारा भी होता है।